जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स। हमारा चैप्टर है एटम्स और एटम्स में इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 2 शुरू करेंगे जो कि है बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें कई सारे सब टॉपिक्स आ सकते हैं लेकिन हम लोग इसको अभी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक से लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ना। तो इसमें पहले कुछ जो क्वेश्चंस है वो एनर्जी से रिलेटेड होंगे और आपका रेडियस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसमें एक जनरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द वेव्स एमिटेड व्हेन अ हाई मेटल टारगेट इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई हमारे पास मेटल टारगेट है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, तो कौन सी वेव्स एमिट होती हैं। जो वेव्स एमिट होती हैं वो कौन सी होती हैं? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज या रेडियो वेव्स। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब एक मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है तो जो वेव्स निकलती हैं वो एक्स रेज होती हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक हैवी मेटल एटम है या मेटल एटम है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर बॉम्बार्ड किया जाता है, ठीक है, तो जो रेज इसमें से निकलती हैं, है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन हुआ ये इधर गया, ठीक है, तो आपका जो रेज ये एमिट किया, रेज जो निकली वो रेज क्या होती हैं? एक्स रेज होती हैं, है ना। इस बॉम्बार्डमेंट से एक्स रेज निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन होता है जिसमें, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। और आपको ध्यान होगा रदरफोर्ड मॉडल में जो इनस्टेबिलिटी थी वो इसी प्रिंसिपल के कारण थी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करने के कारण उनमें से वेव्स निकलनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, तो उसको स्पाइरल होकर एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अंडरगोइंग एक्सेलरेशन and these waves can subsequently interact with other charged particles exerting force on them। अब ये जो वेव्स निकली ये आगे जाके और चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट कर सकती है, उन पे फोर्स लगा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमारा एक्स रेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में और उसको एक एनर्जी दी गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा अगला टॉपिक है, अगला सब टॉपिक है जिसमें बोर्ड्स का थर्ड पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। उसका एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जब ग्राउंड स्टेट में एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ग्राउंड स्टेट में उसको एक एनर्जी दिया गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करेंगे तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट होंगी। ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है 1, 6, 10 या 3। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आपको ध्यान रखना है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18/n² जूल, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में तो उसके पास कितना एनर्जी होगा, तो n की जगह 1 रख देंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ माइनस साइन शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है, ठीक है। अब उसको एनर्जी दी गई 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो उसके पास पहले से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, उसको 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी गई, तो टोटल एनर्जी हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको ये पता करना है कि -3.4 n=2 के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर आप n= यहाँ 2 रखिएगा तो आपका आंसर यही आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 का स्क्वायर 4। तो जो एनर्जी दी गई उस एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो n=1 से n=2 पे चला गया, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर चला गया, तो जब n=2 से n=1 पे वो वापस आएगा तो आपका स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी, ठीक है। तो वो वेवलेंथ एमिट करेगा। तो कितनी वेवलेंथ एमिट करेगा? तो ट्रांजिशन हो जाएगा n=2 से n=1 तक,
तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी। देयरफॉर ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन विल बी एमिटेड N2 से N1। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे जब इस टॉपिक को देखेंगे, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम का, ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा पर ये मैक्सिमम आपको फॉर्मूला और थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो हाइड्रोजन एटम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको आर जो दिख रहा है वो आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है NH/2π। ठीक है, जहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी ध्यान रखनी, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, क्योंकि H और 2π कांस्टेंट है, मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और आपको ये भी ध्यान रखना है रेडियस का भी एक फॉर्मूला होता है, पर जो रेडियस है, क्योंकि हमें आंसर जो है रेडियस के टर्म्स में देने, N के टर्म्स में नहीं, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² होती है। N अगर ऑर्बिट है तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² होती है। यहाँ पर हम लोग R = CN² लिख सकते हैं, पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट C आ जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा √R/C। ठीक है, तो यहाँ पर C तो कांस्टेंट है तो √C भी कांस्टेंट होगा, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √R है, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 से L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √R, दैट इज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √R। तो L हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √R के, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √R। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो किससे हम लोग शो कर सकते हैं, क्या किससे गिवन होता है? गिवन बाय क्या? सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको इसको बताना है। या क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम पूछा गया, एंगुलर नहीं बोला गया, तो हम लोग मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम लेंगे, तो मोमेंटम P = mv। ठीक है, तो mv हो गया। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम होता है L = NH/2π। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर NH/2π आ रहा है, जैसे यहाँ पर N आ रहा है, 2π आ रहा है, H आ रहा है, तो यहाँ पर NH/2π डायरेक्ट ही है, फिर NH2, तो ये कनेक्ट हो रहा है एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π। ठीक है, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम L और क्या होता है? mvr। ओके, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि mvr को NH/2π से हम इक्वेट कर सकते हैं, तो NH/2π = mvr। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम तो mv होता है, तो बस mv को रख के r को इधर भेज देंगे, तो NH/2πr, और ये mv की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम P हो जाएगा NH/2πr। तो NH/2πr ऑप्शन नंबर ए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज L। बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया जाता है सेकेंड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, एज्यूम किया जाता है हाइड्रोजन एटम के, देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बोर्स ऑर्बिट में दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम L है, और पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया जाता है कि वो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब वो हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मतलब जब वो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और बोर्स ऑर्बिट में दिया ही हुआ है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा?
ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बोर्स ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 को बोर्स ऑर्बिट भी कहा जाता है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास वैल्यू दी है एंगुलर मोमेंटम की l। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट वो होता है nh/2π, और बोर्स ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 है। तो जब n इक्वल टू 1 है तो n की जगह अगर हम लोग 1 रख देंगे तो h/2π, ठीक है, जो l के बराबर ही है। और जो n इक्वल टू 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में एक्साइट किया गया तो वहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी आपकी h/π। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, तो h/π माइनस h/2π। तो h/π माइनस h/2π इज इक्वल टू h/2π, और h/2π की वैल्यू तो l ही थी, तो L1 है ना, L1 भी लिख सकते हैं या L लिख सकते हैं, बोर्स ऑर्बिट में L वैल्यू दी गई थी, तो आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।